नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए महामैराथन सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं राजा यादव और अंकित सर दोनों लोग मिलके आपके पूरी किताब के संपूर्ण डेरिवेशन कराने वाले हैं। तो आज आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 12 टॉप 10 डेरिवेशन, जो कि पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में छांट कर आपके लिए ही लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये डेरिवेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर का आएगा। दोस्तों ये डेरिवेशन पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन में से हैं दोस्तों, जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो दोस्तों ये डेरिवेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको कह सकते हैं कि देखिए 100 नंबर का हमारा 70 नंबर का पेपर रहता है। 70 में से आपको अगर ये डेरिवेशन आप कर लेते हैं पूरा, तो 68 69 नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। तो दोस्तों ये 100% आएगा यहीं से, क्योंकि दोस्तों ये कई बार डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। तो आप अगर 100 में 100 लाना चाहते हैं तो पक्का कर लीजिए इसे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे डेरिवेशन पक्का कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए और आपको आज पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं ये सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप पेपर देने के बाद जरूर पछताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। दोस्तों ये एग्ज़ाम में दोस्तों कई बार आया है दोस्तों, अब की 2026 में इसकी बारी है दोस्तों, ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं ये क्या होता है दोस्तों। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। दोस्तों इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है दोस्तों सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके अज्ञात जो प्रतिरोध है दोस्तों इसका मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक विशेष प्रकार की परिपथ का आविष्कार किया, जिसे इन्होंने नाम दिया व्हीट स्टोन सेतु। दोस्तों इसका सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों शून्य विक्षेप की स्थिति में, यानी दोस्तों जब इस पर यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों शून्य विक्षेप की स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों देखिए इन्होंने क्या किया है कि शून्य विक्षेप की स्थिति मतलब दोस्तों जब इसमें एक धारा ना प्रवाहित हो, वो एक शून्य विक्षेप की स्थिति होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस वाले हिस्से में दोस्तों इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि जो इस भुजा से दोस्तों जो चतुर्भुज है इनमें किन्हीं 2 लगे भुजाओं को दोस्तों, जैसे ये इस बिंदु से ये वाली भुजा लगी, ये वाली भुजा लगी दोस्तों, और इससे देखिए दोस्तों ये वाली भुजा लगी है, ये वाली भुजा लगी, इनका अनुपात जो है दोस्तों बराबर होता है दोस्तों। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इससे हम लिख सकते हैं P और Q है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हाँ देखिए PQ अपान दोस्तों, और यहाँ पर देखिए R और S, इनके लगे इस संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के या लगे भुजाओं का अनुपात दोस्तों बराबर होता है, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए P अपान R बराबर, और इसे आप लिख सकते हैं Q अपान S। यही होता है दोस्तों, इन्होंने सिद्धांत दिया है कि इस जो चतुर्भुज है दोस्तों विक्षेप की स्थिति में, इसमें जो भुजाएं हैं इसमें लगे जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है दोस्तों शेष 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिख लिया PQ अब बराबर RS, या तो इसे लिख सकते हैं PR अपान QS। दोस्तों आइए इस संतुलन स्थिति का निगमन करते हैं दोस्तों। देखिए इसको मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति
का निगमन। दो लूप दिखाई दे रहा है, एक ये है और एक ये है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों दो लूप दिखाई दे रहा है जो कि बंद है। इसे हम लूप 1 बोल सकते हैं दोस्तों, इसे लूप 2 बोल सकते हैं। तो आइए इस स्थिति को निगमन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों बंद लूप। देखिए दोस्तों अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम लिख सकते हैं बंद लूप ए बी डी ए से। इसे लिख लीजिए दोस्तों बंद लूप 1 से, बंद लूप 1 से। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो लूप इसको मैं लूप 1 मान लेता हूँ, इसे लूप 2 मान लेता हूँ दोस्तों। मैं क्या काम करूँगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, ये वाला लूप उठा रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, देखिए बंद लूप ए बी डी ए दोस्तों, मैं ए से बी पे जाऊँगा, फिर डी से ए पे आऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इन प्रतिरोध और धारा का दोस्तों आपस में गुणा करेंगे। तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बंद लूप ए बी डी ए से, बंद लूप 1 से दोस्तों, यहाँ पर जो बंद लूप है 1 से करेंगे दोस्तों। तो देखिए ए से बी पे जाना है, डी से फिर ए पे आना है दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर करेंगे, ए से हमें बी पे जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर धारा क्या है I1 और इसका प्रतिरोध यहाँ पर क्या लिया है दोस्तों P, इनका आपस में गुणा कर दिए दोस्तों। यहाँ पर P है दोस्तों, P हो गया दोस्तों। अब देखिए B से यहाँ पर आए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं था, फिर आप B से D पे आए दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए फिर आप D से A पे जा रहे हो। तो देखिए दोस्तों आपकी डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है दोस्तों। तो यहाँ पर धारा जो I2 है इसका आपस में गुणा कर दीजिए दोस्तों, और जो प्रतिरोध है R। और दोस्तों देखिए आपके इधर से जा रहे हैं दोस्तों, धारा उल्टा आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर होगा माइनस बराबर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई वैद्युत वाहक बल नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ दोस्तों। तो इसे लिख सकते हैं I1 P बराबर दोस्तों, इसे उधर उठा कर ले जाइए I2 R। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। देखिए अब मैं बंद लूप बी सी डी बी से बंद लूप 2 में देखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर बंद लूप बी सी डी बी में दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे दोस्तों, बी से हमें फिर सी पे जाना है। तो यहाँ पर क्यू का गुणा आई इस पे करेंगे दोस्तों, और आपकी डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं I1 गुणे क्यू। अब फिर देखिए दोस्तों आप सी से डी पे आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपकी डायरेक्शन इधर है दोस्तों और धारा का डायरेक्शन अलग है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों माइनस I2S, क्योंकि इसमें वैद्युत वाहक बल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हो I1Q बराबर दोस्तों, ये प्लस में है, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में I2S। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिख सकते हैं दोस्तों समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 से। पहला समीकरण क्या था दोस्तों, देखिए दोस्तों पहला समीकरण क्या था, I1P बराबर I2R था। और देखिए दोस्तों और दूसरा समीकरण क्या है, I1Q अपान में I2S। दोस्तों I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, PQRS दोस्तों। या हम इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं P अपान R और Q अपान S। दोस्तों यही संतुलन स्थिति का दोस्तों निगमन है दोस्तों, सिद्ध कर दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है। आज हम इसको सॉल्व कराने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे सॉल्व कराएंगे, ये क्या होता है दोस्तों,
देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के 20 प्रति एकांक आयतन में, समांतर प्लेट है संधारित्र है, उसके प्रति एकांक आयतन में संचित जो ऊर्जा वैद्युत स्थिर ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं दोस्तों। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, दो समांतर प्लेटें ले जा रहा हूँ, एक प्लेट और दोस्तों दूसरी प्लेट ले लिया दोस्तों। और इस पर दोस्तों प्लस क्यू आवेश है और दोस्तों इस पर माइनस क्यू आवेश है। दोस्तों एक पर प्लस क्यू आवेश है और दोस्तों दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। देखिए दोस्तों, और दोस्तों इस प्लेट को मैंने x मान लिया, इस प्लेट को y मान लिया और दोनों के बीच की दूरी दोस्तों स्मॉल d मान लिया। दोस्तों इस पर देखिए, अब क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने इसको आवेशित कर दिया हूँ, यहाँ पर इसको प्लस क्यू आवेश दिया। जब इसको मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा दोस्तों, तो ये जो आवेश है इसके भीतरी सतह पर दोस्तों वितरित हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों हम, अच्छा दोस्तों इसका क्षेत्रफल a मान लेते हैं, इसका भी a मान लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित करता हूँ, यानी जिससे बोला जाता है दोस्तों भू संपर्कित। दोस्तों अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, फार्मूला होता है दोस्तों स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान में वी। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके प्रति एकांक आयतन में, दोस्तों यहाँ पर आयतन है, इसके प्रति एकांक आयतन में जो ये दोस्तों ऊर्जा संचित होगी, इसे ही हम दोस्तों ऊर्जा घनत्व कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आप जैसा जानते हैं u अपान दोस्तों v बराबर लिख सकते हैं दोस्तों क्या, a इंटू डी। क्योंकि दोस्तों जब क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल और जो बीच की इनकी दूरी है दोस्तों, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तब इसका आयतन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे v के जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए डी, इसको समीकरण 1 मान लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जैसा दोस्तों फार्मूला होता है दोस्तों U बराबर हाफ CV² दोस्तों। और दोस्तों समांतर प्लेट की, जैसा आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर होता है दोस्तों C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। अब इसका मान दोस्तों समीकरण दोस्तों मैं इसको 2 मान लेता हूं दोस्तों। अब मैं क्या काम करूंगा, इसका मान समीकरण 2 में C के जगह पर रखूंगा दोस्तों। इसका मान C जो है दोस्तों यानी संधारित्र की धारिता है दोस्तों, इसमें हम रखेंगे दूसरे समीकरण में। लिख लीजिए दोस्तों, समीकरण 2 से दोस्तों क्या होगा, हाफ, देखिए दोस्तों हाफ C के जगह पर दोस्तों हमें इतना पूरा लिखना है K एप्सिलॉन नॉट A अपान में दोस्तों D। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है V²। अब क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ से मैं D से गुणा करूंगा और D से भाग करूंगा दोस्तों। क्यों करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, D से गुणा करता हूँ दोस्तों और यहाँ से मैं D से भाग करूंगा। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हाफ K एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर गुणा करोगे दोस्तों D² अपान में दोस्तों V²D। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, हाफ K एप्सिलॉन नॉट हो गया दोस्तों, यहाँ पर V² चल रहा दोस्तों और यहाँ पर D² अलग कर लेता हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये AD को मैं अलग लिख लेता हूँ। और जैसा पता है दोस्तों, आपको फार्मूला पता है दोस्तों क्या, देखिए दोस्तों E बराबर होता है V अपान D। दोस्तों देखिए ये दोस्तों
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध का यही फार्मूला होता है दोस्तों। तो ई बराबर होता है वी अपान डी। तो जहाँ दोस्तों वी अपान डी है दोस्तों वहाँ पर ई लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी दोस्तों इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ के एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह दोस्तों लिख लीजिए ई स्क्वायर ए डी। इसको दोस्तों इसको मैं 3 मान लेता हूँ। समीकरण का मान लिख लीजिए दोस्तों। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण दोस्तों क्या है? एक देखिए दोस्तों, फार्मूला समीकरण 1 यही था, स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान में ए डी। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो u को कैपिटल U का मान दोस्तों यहाँ पर रखेंगे u की जगह पर दोस्तों। जो समीकरण 1 था u की जगह पे यहाँ पर रखोगे दोस्तों, रख दीजिए दोस्तों हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। और दोस्तों यहाँ पर क्या चल रहा था, नीचे ए डी था, ए डी से ए डी कट गया दोस्तों। तो u बराबर निकालेंगे दोस्तों हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दोस्तों यही है दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दोस्तों ऊर्जा घनत्व का सूत्र। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों सूत्र है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है दोस्तों। इसको तैयार करके जाइए दोस्तों, ये 2026 के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों और डेरिवेशन समझ में आया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस क्लास 12th में का दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों किरचॉफ के नियम। हाँ दोस्तों, ये कोई भी बोर्ड एग्जाम ना हो दोस्तों जिसमें ये नियम ना आया हो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आएगा दोस्तों, इसको तैयार करके जाइए दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है संधि का नियम दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसे बोला जाता है संधि का नियम। और दूसरा नियम है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे लूप या पास का नियम बोला जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं पहला नियम दोस्तों। पहला नियम देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों पहला नियम। देखिए, कह रहा है दोस्तों, इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है दोस्तों संधि की ओर आने वाली धारा दोस्तों, जैसे संधि की ओर दोस्तों I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है दोस्तों। और लिखा है दोस्तों संधि से दूर जाने वाली धाराएं दोस्तों, यहाँ पर दूर क्या जा रही है दोस्तों, I4 जा रहा है और I5 दोस्तों। इनका योग के बराबर होता है दोस्तों, इनका योग करना है दोस्तों। देखिए, लिख सकते हैं दोस्तों संधि की ओर आने वाली धारा दोस्तों I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर दोस्तों संधि से दूर क्या जा रही है दोस्तों, I4 और I5, I4 प्लस I5 दोस्तों। इधर इसको उठा कर लाते हैं, पक्षांतर करने पर I1 प्लस I2 और प्लस I3 इधर लाएंगे दोस्तों I4, ये क्या होगा दोस्तों I5 बराबर 0 दोस्तों। इसे आप लिख सकते हैं दोस्तों, इनका जो टोटल योग होगा दोस्तों, सिग्मा से डिनोट करते हैं दोस्तों, I बराबर 0। अतः लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, अतः लिख लीजिए दोस्तों, अतः संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग 0 होता है दोस्तों। जब इसका आप जोड़ोगे दोस्तों, योग करोगे, इनका बीज गणितीय योग टोटल जो है दोस्तों
इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है दोस्तों। ये है दोस्तों प्रथम नियम दोस्तों, जिसे बोला जाता है संधिक नियम दोस्तों। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है दोस्तों। आइए अब देखते हैं दूसरा नियम दोस्तों, जिसे द्वितीय नियम कहते हैं दोस्तों। द्वितीय नियम में क्या है दोस्तों? द्वितीय नियम या लूप का नियम। दूसरा नियम है दोस्तों लूप का नियम। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बोल्टता का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास या इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है दोस्तों। ये नियम क्या कहता है दोस्तों कि किसी कोई बंद खंड है दोस्तों, उसमें जो बहने वाली धारा है, जो परिपथ है दोस्तों, वो बंद खंड है, उसमें बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और उसके लगे संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कहता है दोस्तों, इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है दोस्तों? ये यही नियम कहता है दोस्तों, इसे बोला जाता है दोस्तों, इसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आई क्या है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों आई धारा है और दोस्तों यहाँ पर ई क्या है? वैद्युत वाहक बल है दोस्तों। तो यही नियम कहता है दोस्तों कि इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास या विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा आई और उसमें लगे जो संगत प्रतिरोध है आर का गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के दोस्तों, ये जो सिग्मा है दोस्तों, ये योग को बताता है दोस्तों, बीजगणितीय योग के बराबर होता है दोस्तों। ये नियम कहता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इस नियम को हम और ही निगमन करते हैं दोस्तों। अब क्या करने जा रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पर मैं एक परिपथ बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक परिपथ बनाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक परिपथ बनाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक और परिपथ बना लेता हूँ। इसमें मैं प्रतिरोध बना लेता हूँ दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, और एक तीसरा भी मैं बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक प्रतिरोध और बना लेता हूँ दोस्तों। बना लिया दोस्तों। अब क्या काम करेंगे दोस्तों? इन तीनों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो धारा का प्रवाह होता है दोस्तों, इसको वैद्युत वाहक बल को मैं E1 मान लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर प्लस, इस पर माइनस होता है। इसके वैद्युत वाहक बल को दोस्तों इसको हम E2 मान लेते, इससे प्लस और माइनस हो गया दोस्तों। और दोस्तों इसका प्रतिरोध जो है दोस्तों, हम इसे R1 मान लेते हैं दोस्तों। और क्या मानते हैं दोस्तों? इसे मैं R2 मान लेता हूं दोस्तों, नीचे वाले को यहाँ पर मैं R2 मान लेता हूं दोस्तों, और इसे मैं R3 मान लेता हूं दोस्तों। अब धारा का प्रवाह इसमें कैसे होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर धारा का जो प्रवाह होता है दोस्तों, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो इसमें जो बहेगी धारा दोस्तों, यहाँ पर बहेगी I1, और इसमें जो बहेगी दोस्तों, यहाँ पर बहेगी I2 दोस्तों। अब बहते हुए दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ A, और इस बिंदु को मैं B मानता हूँ दोस्तों, और इस बिंदु को मैं C मान लेता हूँ दोस्तों, इसको D मान लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब धारा का प्रवाह हो रहा है दोस्तों। ये धारा इधर से आ रही I1 और इधर से आ रही I2 दोस्तों, इस बिंदु पर मिलेगी दोस्तों। तो इसमें इस वाले खंड में जाएगी क्या दोस्तों? इस वाले खंड में दोस्तों जो जाएगी I1, क्योंकि I1 भी धारा यही इस बिंदु में आई और I2 भी इस पर आ रही है, तो इस वाले खंड में कौन सी धारा आएगी दोस्तों? I1 प्लस I2 दोस्तों। देखिए यहाँ पर I2 आ गया दोस्तों, ये धारा आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आई, और दोस्तों और यहाँ पर गई दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर एक पॉइंट और दे देता हूँ, जिसे हम दे देते हैं दोस्तों E, और दोस्तों इस पॉइंट को मैं F दे देता हूँ दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों धारा जा रही है और ये यहाँ पर जब धाराएं जा रही है दोस्तों तो इस वाले पॉइंट पे पहुँचेगी धारा दोस्तों। तो ये तो I2 है तो ये अपने रास्ते हो जाएगी दोस्तों, इधर चली जाएगी। और जो I1 आ रही है दोस्तों ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये धारा क्या होगी I2। और दोस्तों यहाँ पर जा रही है, ये कौन सी धारा जा रही है I1। देखिए दोस्तों इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूँ, लूप पहले में देखने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 लूप दिखाई दे रहे, 1 और 2। तो लूप पहले में दोस्तों सॉल्व करेंगे। देखिए बंद लिख लीजिए, बंद पास 1 से। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए से बी जाएंगे दोस्तों और सी से डी जाएंगे दोस्तों, फिर ए आएंगे। तो लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ए बी सी डी ए से। दोस्तों देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए आप ए से बी जा रहे हो दोस्तों, ए से आप बी जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन इधर है दोस्तों जाने की और धारा की डायरेक्शन इधर आ रही है दोस्तों। तो एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों। तो क्या होता है, इस नियम कहता है कि इनकी धारा और प्रतिरोध को आपस में गुणा करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके डायरेक्शन जाने की इधर है दोस्तों, धारा इधर है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए -I1 और इधर प्रतिरोध क्या लगा है दोस्तों R1। फिर देखिए दोस्तों आप ऐसे गए दोस्तों, ऐसे गए, फिर आप इस वाले खंड में आए दोस्तों। तो आपकी डायरेक्शन दोस्तों और धारा की भी डायरेक्शन सेम है। देखिए दोस्तों आप बी से गए फिर सी पे आएंगे तो इसकी डायरेक्शन दोस्तों, आपकी डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन सेम है दोस्तों। यहाँ पर हम +I2 लिख लेते हैं और यहाँ प्रतिरोध क्या है दोस्तों R2। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए इस वाले खंड में देखिए दोस्तों, वैद्युत आप इधर जा रहे थे दोस्तों और इधर जा रहे हैं, वैद्युत वाहक बल की धारा की दिशा इधर है दोस्तों। तो यहाँ पर वैद्युत वाहक बल क्या होगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। तो इस पर लिख सकते हैं आप -E1। फिर दोस्तों आप इधर आ रहे थे, अब आप इधर जा रहे थे, वैद्युत धारा इधर जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर वैद्युत वाहक बल भी दोस्तों निगेटिव होगा। फिर आप इधर जा रहे हैं दोस्तों, जैसे ही आप इधर आए तो आपकी डायरेक्शन और जो इधर इसमें धारा की डायरेक्शन सेम है, इसमें भी जो वैद्युत वाहक बल होगा उस वहाँ पर इसको प्लस में लिखा जाएगा दोस्तों। तो इससे आप लिख सकते हैं +E2। यहाँ पर दोस्तों आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो होगा क्या I1 R1 -I2 R2 और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा E1 -E2। दोस्तों इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों अब मैं लूप दूसरा लेने जा रहा हूँ। ये एक लूप हो गया दोस्तों, अब मैं लूप लूँगा दूसरा, ये वाला लूप ले रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, लिख लीजिए दोस्तों बंद पास 2 से। क्या होगा दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं D से E पे जाऊंगा दोस्तों, फिर F पे जाऊंगा दोस्तों, फिर C पे जाऊंगा, फिर D पे आऊंगा। तो लिख सकते हैं आप DE F C D से। लिख लिए इतना। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आप इधर आ रहे हो दोस्तों और आपकी आने की डायरेक्शन दोस्तों और धारा की डायरेक्शन भी सेम है दोस्तों। तो इसमें धारा कौन सी आ रही है दोस्तों, I1 + I2 आ रही है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए I1 + I2। इतना हो गया दोस्तों। और इसमें प्रतिरोध क्या लगा है R3 हो गया दोस्तों। फिर आप देखिए ऐसे आप गए, ऐसे गए, जाते जाते यहाँ पर आप पहुँचे दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप पहुँचे दोस्तों, आप यहाँ पर धारा कौन सी आ रही है I2 और प्रतिरोध क्या है लिखा है दोस्तों, प्रतिरोध क्या है यहाँ पर R2। तो दोनों को दोस्तों क्योंकि आपकी डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन दोनों सेम है तो इसको हम प्लस में जोड़ देंगे। तो लिख सकते हो आप R2 और यहाँ पर प्रतिरोध क्या लगा है दोस्तों R2। और दोस्तों वैद्युत वाहक बल देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वाले खंड में दोस्तों तो वैद्युत वाहक बल एक ही था, इसे लिख लीजिए E2। दोस्तों यही किरचॉफ का दूसरा नियम है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। आपके लिए बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण
टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आइए इसके देखते हैं दोस्तों। मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर एक आवेश लिया है क्यों दोस्तों, मैंने थोड़ा सी इसे दूरी बढ़ाया दोस्तों। इस बिंदु तक हमें दोस्तों यहाँ पर विभव प्रवणता मतलब दोस्तों ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये दूरी दोस्तों मैंने x मान लिया है। फिर मैं क्या किया हूँ दोस्तों, इस पर मैं अनंत पर परीक्षण आवेश ना होकर दोस्तों ये बिंदु B पर रखा है दोस्तों। और मैं क्या काम करूँगा दोस्तों, ये जो परीक्षण आवेश B है, B पर रखा है, इसको दोस्तों बिंदु A तक लाऊंगा, जो कि थोड़ा सा दूरी विस्थापित करूँगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आप, और इस पर इस परीक्षण ये जो Q आवेश है, इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा दोस्तों। तो देखिए, और इसका वैद्युत क्षेत्र E मान लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लेकिन आप परीक्षण आवेश को दोस्तों, जो परीक्षण आवेश इसको बिंदु A तक लाते हो तो कार्य यहाँ पर ऋणात्मक करना पड़ेगा। तो आइए देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए Q आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों, बल का फार्मूला होता है F बराबर, क्योंकि इस पर बल लग रहा है दोस्तों परीक्षण आवेश और E, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो परीक्षण आवेश है उसको आप बिंदु B पे जो है दोस्तों, उसको विस्थापित करके आप बिंदु A तक ला रहे हो दोस्तों। और जो कि तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो जो कि कार्य निगेटिव होगा। तो आइए इसे देखते हैं दोस्तों, लिख लीजिए परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक डेल्टा x विस्थापित, डेल्टा x दूरी लिख लीजिए दोस्तों, दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, जो कि दोस्तों फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोस्तों डेल्टा W बराबर बल दोस्तों F लिख लिया गुणे विस्थापित क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो इस परीक्षण आवेश बिंदु B पर रखा था, इससे थोड़ा दूरी आप विस्थापित करके यानी बिंदु A तक ला रहे हो, जो कि डेल्टा x होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसे हम लिखेंगे माइनस डेल्टा x, क्योंकि दोस्तों आप परीक्षण आवेश बल लगा रहा है इस पर। देखिए दोस्तों, ये जो Q आवेश है, इस परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है, आप जो है परीक्षण आवेश को इसकी विपरीत दिशा में इस बिंदु तक ला रहे हो, जो कि इस पर बल लगा रहा है। तो आप कार्य यहाँ पर ऋणात्मक होगा दोस्तों। अब देखिए डेल्टा W बराबर F का मान दोस्तों समीकरण 1 से उठा लीजिए, और इधर देखिए दोस्तों माइनस डेल्टा x। अब इसे सॉल्व करिए दोस्तों, डेल्टा W बराबर दोस्तों, ये परीक्षण आवेश इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, E होगा दोस्तों, और डेल्टा x, क्योंकि दोस्तों W अपान Q बराबर यहाँ पर V होता है दोस्तों। और अगर यहाँ पर डेल्टा W ले ले और परीक्षण आवेश ले ले दोस्तों, तो इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं। इसकी जगह पर मैं डेल्टा V लिख लेता हूँ। यहाँ पर चला है माइनस E इंटू डेल्टा x दोस्तों। यदि मैं इसको भी यहाँ पर लेके आऊँ, ये दूरी डेल्टा x बराबर माइनस E दोस्तों, यहाँ पर E बराबर निकालेंगे आप, तो होगा माइनस डेल्टा V अपान में डेल्टा x दोस्तों। यही दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जिसका नाम है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आएगा दोस्तों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है दोस्तों। आइए इस डेरिवेशन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 2 समांतर प्लेटें ले जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम 2 समांतर प्लेटें ले जा रहे हैं।
दोस्तों, जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश है दोस्तों और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है दोस्तों। इसकी भीतरी सतह पर दोस्तों प्लस क्यू आवेश है और इस पर दोस्तों माइनस क्यू आवेश है। और दोस्तों ये दोनों जो है डी दूरी पर स्थित है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा है दोस्तों और इसका माइनस सिग्मा है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों प्लेटों के बीच में दोस्तों टी मोटाई में या टी चौड़ाई में दोस्तों एक और प्लेट रखूँगा दोस्तों, और जिसमें परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक प्लेट ले रहा हूँ और देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं एक और प्लेट ले रहा हूँ दोस्तों, और जिसमें दोस्तों परावैद्युत पदार्थ जो है दोस्तों आंशिक रूप से भर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों भर दिए। और दोस्तों इसकी चौड़ाई दोस्तों हम मान ले रहे हैं स्मॉल टी दोस्तों। इन दोनों के बीच में जो रखा हूँ दोस्तों, इसकी चौड़ाई स्मॉल टी मान लेता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर जो उत्पन्न होगा E2 मान लेता हूँ दोस्तों, और इधर बाहर वाले को मैं E1 मान लेता हूँ दोस्तों। अब देखिए क्या माना हूँ। और दोस्तों मैं एक काम और करने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं पृथ्वी से संपर्कित यानी भू संपर्कित करूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको भू संपर्कित करने पर भू संपर्कित कर दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए माना दो समांतर प्लेटें हैं दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि दो समांतर प्लेटें हैं और जिस पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश है। देखिए दोस्तों, इस पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दोस्तों डी है दोस्तों। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मैंने डी मान लिया। और टी क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है दोस्तों। यहाँ पर जो टी क्षेत्र है दोस्तों, ये जो चौड़ाई है, इसमें दोस्तों परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसके अंदर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और तथा बाहर E1 है दोस्तों। अब आइए दोस्तों इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों सॉल्व करेंगे। वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं दोस्तों। वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, E1 बराबर होता है दोस्तों सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं E1 बराबर सिग्मा की जगह पर मैं लिखूँगा Q और इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों एप्सिलॉन नॉट A दोस्तों। और इसको क्या करना, अब दोस्तों मैं इसमें निकाल लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब इसके परावैद्युत पदार्थ में भी निकाल लेता हूँ दोस्तों। लिख लीजिए, परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों मैं इसको E2 मान लेता हूँ। फार्मूला होता है दोस्तों सिग्मा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ के भरा हूँ दोस्तों। इसको लिख देते हैं परावैद्युत पदार्थ के इसके अंदर दोस्तों। अब क्या करेंगे, के एप्सिलॉन नॉट ए। जैसा आपको पता है दोस्तों, सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ E2 बराबर सिग्मा की जगह पर Q अपान ए लिखेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इनके बीच जो है वैद्युत विभवांतर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो लिख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर दोस्तों फार्मूला होता है दोस्तों V बराबर, जैसा आपको पता है दोस्तों,
E इंटू डी होता है दोस्तों। V बराबर फार्मूला होता है E इंटू डी। लेकिन दोस्तों पहले के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दोस्तों E1 लिख लेंगे दोस्तों। जैसा दोस्तों देखिए, अगर मैं वायु में निकाल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर मैं वायु में निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो ये टोटल चौड़ाई D है दोस्तों। और इसमें क्या करेंगे, जो T चौड़ाई में दोस्तों ये टोटल दूरी D है दोस्तों, और इस T चौड़ाई जो पट्टी है इसको निकाल देंगे दोस्तों। इस D में से इस वाली पट्टी को हटा देंगे दोस्तों, तो इसकी दूरी निकल आएगी इसकी। तो दोस्तों हम क्या काम करने वाले यहाँ पर करेंगे D माइनस टी। टोटल दोनों को निकाल रहा हूँ दोस्तों। और दूसरे प्लेट के लिए जिसके अंदर परावैद्युत पदार्थ है दोस्तों, इसको E2 मान लिया दोस्तों। और इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों, T है, यहाँ पर इसको T लिख लिया दोस्तों। अब देखिए इसे सॉल्व करना है। E1 का मान दोस्तों यहाँ से निकाला हूँ, देखिए दोस्तों E1 बराबर यहाँ पर होगा Q एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा दोस्तों, Q एप्सिलॉन नॉट A, इधर चल रहा है D माइनस टी। और दोस्तों जैसा E2 आप देख लीजिए दोस्तों, E2 क्या है दोस्तों, Q के एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर लिखूँगा Q के एप्सिलॉन नॉट A दोस्तों, और इसकी चौड़ाई T है। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों Q एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर Q एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ। Q एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया दोस्तों। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर D माइनस टी बचा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों अब क्या बचा, T अपान K बचा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप Q एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिए दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैं दोस्तों समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब लिखेंगे दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लिख लीजिए दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जैसा फार्मूला होता है दोस्तों C बराबर Q अपान V दोस्तों। यहाँ पर देखिए Q को रहने दीजिए दोस्तों। समीकरण जो 2 बनाया हूँ दोस्तों, V का मान इसके जगह पर उठा कर रख देता हूँ दोस्तों। तो K हो गया एप्सिलॉन नॉट A। और इधर देखिए दोस्तों, और क्या चल रहा था इसमें चल रहा था D माइनस टी। और दोस्तों क्या चल रहा था, प्लस T अपान K। और दोस्तों यहाँ से Q कट गया दोस्तों, कट गया, अभी ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से फाइनल क्या निकलेगा दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट A। इधर क्या बचा दोस्तों, D माइनस टी अपान K दोस्तों। यही है दोस्तों संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक दोस्तों, जब परावैद्युत पदार्थ दोस्तों इसमें आंशिक रूप से भरा हो दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है दोस्तों। यदि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही कक्षा 12 के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जिसका नाम है दोस्तों अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसको जरूर तैयार करके जाना। आइए दोस्तों इसका निगमन करते हैं दोस्तों। क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमें अनंत विस्तार की एक समान समतल चादर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक चादर लेने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं एक चादर लेने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक चादर लेने जा रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम इससे कोई बिंदु मान लो दोस्तों, यहाँ पर O है, इससे R दूरी पर यहाँ पर कोई वैद्युत बिंदु P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये दूरी मैं R ले रहा हूँ। इधर भी दोस्तों हम ले सकते हैं, और यहाँ पर भी बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं दोस्तों। आइए देखिए इस पर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं इस पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों
और ये क्या है दोस्तों, इस पर एक धनावेश जो है समान रूप से वितरित है। इसको दोस्तों हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब, और इसको मैंने नाम दिया दोस्तों ABCD। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैद्युत जो है वैद्युत फ्लक्स किधर से गुजरेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र E मान लिया दोस्तों, और इससे भी गुजरने वाला फ्लक्स DA मान लेता हूँ। इधर भी देखिए दोस्तों वैद्युत क्षेत्र E मान लिया, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसको मैं DA मान लेता हूँ। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है उसके लंबवत गुजरेगा, इसको नाम मैंने DA दे दिया दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, आइए इसको हम निगमन करते हैं दोस्तों इस डेरिवेशन का। देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, माना एक समतल आवेशित चादर है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमने क्या लिया हो दोस्तों, एक समतल चादर लिया है जिस पर आवेश जो है समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है दोस्तों। चादर से यानी O मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। इससे भी R दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे गुजरने वाला संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कल्पना निकालते हैं दोस्तों फ्लक्स। तो लिख लीजिए दोस्तों, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जिसको मैं दोस्तों डिनोट कर रहा हूँ फाई E बराबर। दोस्तों यहाँ पर 3 सरफेस दिखाई दे रही है कि एक इधर दिखाई दे रही है, कि इधर दिखाई दे रही है, कि इधर दिखाई दे रही है। तो इस यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 सरफेस दिखाई दे रही है, कि एक इधर दिखाई दे रही है, एक इधर भी दिखाई दे रही है दोस्तों, और इससे एक लंबवत भी दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों को जगह निकालेंगे दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं हम फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3। दोस्तों यहाँ पर हम निकालेंगे फाई बराबर, पहले सरफेस में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं इस सरफेस को S1 मान लेता हूँ, और इस सरफेस, हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सरफेस है, इसको मैं S1 मान लेता हूँ, और इसको S2 मान लेता हूँ ये वाली सरफेस को, और इसको मैं S3 मान लेता हूँ। देखिए दोस्तों, तो आइए इसके जगह पर लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं S1 के लिए दोस्तों E फार्मूला होता है DA प्लस, सरफेस S2 के लिए दोस्तों EDA, और तीसरे के लिए EDA। दोस्तों इसको लिख सकते हैं फाई बराबर S1, इसको लिख सकते हो दोस्तों EDA cos थीटा, दूसरे के लिए भी EDA cos थीटा, तीसरे के लिए EDA cos थीटा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, थीटा क्या बनेगा, ये जो सरफेस मैंने S1 लिया है, वैद्युत क्षेत्र और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक ही डायरेक्शन पर है, तो यहाँ थीटा क्या बनने वाला है, यहाँ पर थीटा बनने वाला है 0 डिग्री दोस्तों। और यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र एक और वैद्युत फ्लक्स एक ही दिशा में है दोस्तों, तो यहाँ पर भी थीटा क्या बनेगा दोस्तों 0 डिग्री। लेकिन S3 में देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र इधर है और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पर थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जहाँ सरफेस 3 है दोस्तों, वहाँ पर 90 डिग्री लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों पहले सरफेस में देखिए फाई बराबर S1 EDA, पहले सरफेस में क्या बन रहा दोस्तों, एक दूसरे के दोस्तों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री बन जाएगा। और सरफेस दूसरे में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी cos 0 डिग्री बन जाएगा।
और तीसरे में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर EDA कॉस 90 डिग्री बन जाएगा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का अंश का मान 0 होता है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं फाई बराबर S1 EDA और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। दूसरे सरफेस में आ जाते हैं, यहाँ पर होगा EDA और दोस्तों इसका भी मान 1 हो जाएगा। और तीसरे सरफेस में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 0 डिग्री आ जाएगा, इसका मान ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। यहाँ पर EDA इसका मान यहाँ पर 0 डिग्री था 1 हो गया, और यहाँ पर भी 0 डिग्री था, इसका भी मान 1 होगा। यहाँ पर 0 डिग्री था जिसका, यहाँ पर 90 डिग्री था दोस्तों जिसका मान 0 हो जाता है। ये तो चला, ये 0 हो जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री हो रहा था और जिसका मान 0 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर फाई बराबर निकलेगा, इसको ई को मैं बाहर ले लेता हूँ दोस्तों, तो पहली सरफेस में S1 DA हो जाएगा और दूसरी सरफेस में मैं ई को बाहर करता हूँ क्योंकि समाकलन, हमें रैखिक समाकलन करना है वैद्युत फ्लक्स सापेक्ष, तो यहाँ पर DA हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसका क्या मान निकलेगा, यहाँ पर निकल जाएगा दोस्तों ई, यहाँ पर भी दोस्तों इसका मान ई हो जाएगा दोस्तों। फाई बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2EA, यहाँ पर दोस्तों A हो जाएगा, यहाँ पर भी A हो जाएगा क्योंकि इसको हटाओगे तो एरिया वेक्टर लगेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2EA समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अब हम गॉस की प्रमेय लगाने जा रहे हैं। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है दोस्तों, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर, इसमें आप उपस्थित आवेश का अपसालन नाट गुना होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें आवेश क्या प्रवाह हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल करना, यहाँ पर देखिए दोस्तों आवेश प्रवाह होता है दोस्तों, सिग्मा बराबर होता है Q/A दोस्तों। यदि मैं यहाँ से Q बराबर निकालूँ तो यहाँ सिग्मा A हो जाएगा। Q की जगह पर मैं, यानी आवेश के जगह पर मैं सिग्मा A लिखने जा रहा हूँ, तो फाई बराबर इसके जगह पर मैं लिखने जा रहा हूँ सिग्मा A/ε0। इसका मान उठाकर यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मान उठाकर इस समीकरण 1 में रखने जा रहा हूँ फाई ई के जगह पर, तो रखने जा रहा हूँ। देखो समीकरण के मैं रखूँगा यहाँ पर फाई ई की जगह पर दोस्तों इसका मान रखूँगा, तो सिग्मा A/ε0, इधर क्या चल रहा है 2EA दोस्तों, A से A कट जाएगा। यदि यहाँ पर आप E बराबर निकालेंगे दोस्तों तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2, इसमें सिग्मा 2/ε0 दोस्तों। यही फार्मूला है दोस्तों समतल चादर के लिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यही फार्मूला है, यही सूत्र है समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों जिसको हमने कराया दोस्तों, इसको तैयार करके जाइएगा दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली डालता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसका नाम है दोस्तों अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत बार आया है दोस्तों और इसको तैयार करके जाना दोस्तों। आइए हम इसको आज बताते हैं दोस्तों कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों अनंत लंबाई के एक समान, जिस पर मतलब दोस्तों समान आवेश हो, धनावेश हो, एकदम समान हो। तो यहाँ पर मैं एक चालक तार ले रहा हूँ, इस पर दोस्तों प्लस आवेश है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूँ।
और इसकी दोस्तों मैं लंबाई L ले रहा हूँ दोस्तों। और देखिए, और मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए तो यहाँ पर 3 सरफेस दिखाई दे रहे, एक ये दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है दोस्तों। इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए दोस्तों कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र ई से मान लिया, और इसके लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है जिसको मैं दोस्तों DS डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र जो है दोस्तों, यहाँ पर ई मान ले रहा हूँ, और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसे मैं DS डिनोट कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर भी एक सरफेस दिखा है, इससे भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दोनों एक ही समान में, एक ही दिशा में होंगे, वैद्युत क्षेत्र भी और वैद्युत फ्लक्स भी। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों देखिए क्या होगा, इसको मैं फाई ई बराबर डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 सरफेस दिखाई दे रही है। इस सरफेस को नाम को मैं S1 दे देता हूँ, इसको मैं S2 दे देता हूँ, और इसको मैं S3 दे देता हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, फाई 1 पहले पृष्ठ है, फाई 2 दूसरे पृष्ठ है, फाई 3 तीसरे पृष्ठ है। देखिए दोस्तों, अब इसे मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। यहाँ पर फाई बराबर निकालूंगा तो फाई 1 के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है फार्मूला S1 के लिए, पहले सरफेस के लिए दोस्तों EDA। दूसरे सरफेस के लिए देख रहा हूँ यहाँ पर, तो S2 बराबर होगा EDA। और तीसरे सरफेस के लिए देख रहा हूँ जो यहाँ पर है, S3 बराबर EDA। जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फाई ई बराबर S1 के लिए EDA cos थीटा, S2 में भी दोस्तों क्या होगा EDA cos थीटा, S3 में EDA cos थीटा। आइए देखिए दोस्तों यहाँ पर थीटा क्या निकलेगा, S1 बराबर, यहाँ पर देखिए पहले सरफेस में, यहाँ पर S1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर देखिए एक दूसरे के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 फाई 3 है दोस्तों। यहाँ पर फार्मूला होता है S1 बराबर EDA प्लस S2 बराबर EDA प्लस S3 बराबर EDA। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका लिख सकते हो वेक्टर EDA को लिख सकते हो दोस्तों EDA cos थीटा, दूसरे के लिए भी EDA cos थीटा और तीसरे के लिए EDA cos थीटा। यहाँ पर सरफेस 1 में देखिए दोस्तों, सरफेस S1 में देखिए तो यहाँ पर एक दूसरे के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र इधर है और गुजरने वाला फ्लक्स जो है इसके लंबवत है दोस्तों। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसके दर पे आप लिख सकते हैं दोस्तों EDA cos 90 डिग्री। दूसरे के लिए देखिए तो ये भी एक दूसरे के लंबवत है, इसके यहाँ पर कोण क्या बनेगा EDA cos 90 डिग्री। तीसरे फ्लक्स के लिए तीसरे सरफेस में देख लीजिए तो ये एक दूसरे के दोस्तों एक दूसरे के डायरेक्शन में है। यहाँ पर दोस्तों कोण क्या बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा EDA cos 0 डिग्री। और आगे देखते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। फाई बराबर S1 के लिए यहाँ पर आप सॉल्व करोगे EDA तो cos
90 का मान दोस्तों क्या हो जाता है 0, 1 हो गया। दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर भी, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 0। और तीसरे सरफेस के लिए तो इसका मान हो जाएगा EDA। इस cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो और आगे सॉल्व करते हैं। इसका मान तो 0 हो जाएगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर S3 बराबर EDA। इसे हटाओगे दोस्तों तो क्या लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, तो यहाँ पर E हटा देंगे। सरफेस 3 में क्या बचेगा EDA। इसे हटाओगे यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर D फाई E बराबर हो जाएगा EA। और आपको पता है दोस्तों, ये जो चालक है जो मैंने तार बनाया है, ये किसके आकार का है, ये बेलन का आकार का है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRL। तो यहाँ पर क्योंकि लंबाई L है तो यहाँ पर 2πRL ले लेंगे। तो फाई E बराबर सॉल्व करोगे यहाँ पर तो E लिखा रहने दो दोस्तों, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2πRL, जिसको समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ गॉस की प्रमेय लगा रहा हूँ, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, इस डायग्राम में देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय करती है दोस्तों, तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है दोस्तों, इसमें उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पर दोस्तों इस पर कौन सा प्रवाह हो रहा है, रेखीय आवेश घनत्व दोस्तों। यहाँ पर लेमडा बराबर होता है फार्मूला Q अपान L। अगर मैं यहाँ से Q बराबर निकालूँ दोस्तों तो क्या हो जाएगा लेमडा L। जहाँ Q है वहाँ पर मैं लेमडा L लिख सकता हूँ। फाई E बराबर लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके समीकरण दोस्तों हम 2 मान ले रहे हैं। अभी पहले समीकरण में मैं रखने जा रहा हूँ इसका मान। पहला समीकरण क्या था दोस्तों, देखिए पहला समीकरण था कि फाई E बराबर E था दोस्तों, और क्या था 2πRL था। यहाँ पर फाई E की जगह मैं इसको रखने जा रहा हूँ। देखिए तो फाई E की जगह इसको समीकरण 2 का मान 1 में रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट E हो गया दोस्तों। इस इधर क्या चल रहा है 2πRL, L से L कट गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ से E बराबर निकालूँ तो यहाँ हो जाएगा लेमडा हो जाएगा 2πR एप्सिलॉन नॉट दोस्तों। इससे आप लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसमें 2 से गुणा और भाग करते देते हैं तो यहाँ पर 2 लेमडा अपान R हो जाएगा। यही है दोस्तों फार्मूला। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको एग्ज़ाम में पक्का आएगा दोस्तों, इसीलिए इसको तैयार करें दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, आइए समझा देते हैं। दोस्तों देख लीजिए एक बार, इसमें मैंने क्या लिया था दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है दोस्तों। हमने क्या लिया हूँ, मैं यहाँ पर एक लंबाई चालक लिया हूँ जिस पर धनावेश प्लस Q है दोस्तों। यहाँ पर इसके मैं चारों ओर गॉसियन पृष्ठ खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप गॉसियन पृष्ठ खींचे थे तो वहाँ पर 3 सरफेस देखा, एक S1 दिखाई दे रही थी, एक S2 दिखाई दे रही थी, एक S3 दिखाई दे रही थी। इधर वैद्युत क्षेत्र देखो दोस्तों, इसके ये दो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे के लंबवत है, वैसे इसमें भी लंबवत है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाला हूँ। फाई बराबर पहले के लिए फाई 1, फाई 2, फाई 3, और सरफेस में पहले देखेंगे फार्मूला होता है EDA प्लस दूसरे के लिए EDA हो गया दोस्तों, प्लस तीसरे के लिए दोस्तों EDA। तो यहाँ पर फार्मूला होता है S1 बराबर EDA cos थीटा प्लस EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। पहले सरफेस में देखिए दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक दूसरे के लंबवत है। जब ये एक दूसरे के लंबवत है तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री कोण बना है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर S1 में जो थी वहाँ पर 90 डिग्री लिख लिया, और दूसरे में भी दोस्तों 90 डिग्री लिख लिया, और तीसरे में दोस्तों cos 0 डिग्री मान लीजिए। ये दोस्तों 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो S3 के लिए यहाँ पर फार्मूला मैंने लिखाया हूँ दोस्तों। जब इसको आप यहाँ पर दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का अपेक्ष समाकलन करोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा DA, जिसको करोगे तो A आ जाएगा। आपको पता है दोस्तों कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हाँ, ये बेलन का वक्रपृष्ठीय, ये जो बेलन के आकार का है, और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRL। इसमें मैंने समीकरण 1 मान लिया है दोस्तों आइए देखिए यहाँ पर हम क्या करें हैं दोस्तों, गॉस की प्रमेय का यूज़ किया हूँ। गॉस की प्रमेय कहती है फाई बराबर Q/ε0। यहाँ पर रेखीय आवेश प्रवाह हो रहा है दोस्तों, लेमडा बराबर Q/L होता है। यहाँ से मैं अगर Q को जगह पर लिखा हो तो लेमडा और L का मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ Q की जगह पर लेमडा L, और इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण हमारा एक था कि फाई E बराबर E2πRL। यहाँ पर फाई E है, इसका मान मैंने यहाँ से रखा दोस्तों, L से L कट गया, और यहाँ पर E बराबर इसके पक्षांतर करोगे लेमडा 2πr/ε0 हो जाएगा। इसको अलग किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो ये फार्मूला प्राप्त हो गया दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, इसको तैयार करके जाना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। क्लास 12 के फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रेखा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे आप ये डेरिवेशन कर लेते हैं दोस्तों तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर आने वाला है। तो आइए समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं ये डेरिवेशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाला है। दोस्तों एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण को दोस्तों हम व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। आइए दोस्तों एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा तो मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को बना देते हैं दोस्तों। इस पर मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखने वाला हूँ दोस्तों, -Q, यहाँ पर दोस्तों +Q दोस्तों, और इसको मैं थीटा कोण पे रख रहा हूँ दोस्तों, और इसकी टोटल दूरी दोस्तों मैं 2L ले रहा हूँ दोस्तों। इस पर +Q आवेश का दोस्तों बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, F बराबर दोस्तों QE दोस्तों। यहाँ पर -Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र इधर है दोस्तों, इससे विपरीत लग रहा है दोस्तों, F बराबर QE दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों बराबर देखिए दोस्तों, फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ दोस्तों, इसका नाम मैं A और B दे देता हूँ दोस्तों। क्या करेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव दोस्तों AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में दोस्तों थीटा कोण पर रखा गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव के प्लस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल दोस्तों F1 बराबर QE होता है दोस्तों, और वैद्युत द्विध्रुव के माइनस आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों जो कि विपरीत लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के, इसे बोला जाता है F बराबर QE दोस्तों। दोनों बल F1 व F2 बराबर दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के प्लस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल जो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दोस्तों इसे हम वैद्युत क्षेत्र E मान लेते हैं दोस्तों। इसकी दिशा में लग रहा है F बराबर QE। और दोस्तों यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव के -Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल दोस्तों F बराबर दोस्तों F2 बराबर QE होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है दोस्तों। दोनों बल F1 व F2 बराबर परंतु विपरीत हैं, और इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग दोस्तों डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इनकी क्रियाएं रेखा अलग अलग है। और ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है अलग अलग बल युग्म आघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, और ये चाहते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इस क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाए। इसीलिए दोस्तों आइए इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो इन दोनों को बलों को मैं क्रिया रेखा की दूरी निकालूं दोस्तों, तो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, और इसको मैंने दे दिया नाम, इसका दोस्तों हम नाम दे रहे हैं C। तो इन पर बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला निकालते हैं दोस्तों। देखो क्या होता है, बल युग्म
का आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है दोस्तों बलों के परिमाण गुणे दोनों क्रिया रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी। दोस्तों बलों का परिमाण को मैं यहाँ से F बराबर निकाल लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको दोस्तों टाउ से डिनोट किया जाता है और यहाँ पर बल है F दोस्तों और इनकी बीच की दूरी दोस्तों हम मान ले रहे हैं BC। दोस्तों यहाँ से अगर मैं टाउ बराबर निकालूं तो F बराबर दोस्तों QE हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर BC का मान क्या निकलेगा। यहाँ पर देखो फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों ये कण है दोस्तों और ये दोस्तों लंब है और कण लंब किस में होता है दोस्तों साइन थीटा में। तो हम निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर दोस्तों BC बटे BAB। दोस्तों साइन थीटा बराबर निकालेंगे BC का मान हमें निकालना है, AB का मान दोस्तों यहाँ पर दूरी क्या है 2L है, 2L लिख लिया। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं BC बराबर निकालूँ तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। इसको नाम दे रहा हूँ 2L साइन थीटा। इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2L साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर मैं टाउ बराबर निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाउ बराबर निकालने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों तो इसको साथ लिख ले रहा हूँ Q इंटू 2L E साइन थीटा। और जैसा पता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर Q इंटू 2L के जगह पर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों P। तो इसका फार्मूला बनेगा दोस्तों टाउ बराबर PE साइन थीटा दोस्तों। और इसे हम सदिश रूप में लिखने चाहें दोस्तों तो हो जाएगा P क्रॉस E। दोस्तों यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, यदि डेरिवेशन समझ में आया हो और इसी तरह आगे भी आपको वीडियो चाहिए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। यूपी बोर्ड क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कई बार एग्जाम में आया है जिसका नाम है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। हाँ दोस्तों आज हम आपको ये डेरिवेशन बताएंगे। चलिए देखते हैं, करते हैं। हमने क्या लिया, माना कोई चालक ले रहा हूँ, जैसे ये कोई चालक है और इस चालक को हम क्या कर रहे हैं बैटरी से जोड़ रहे हैं। एक पर प्लस Q आवेश एक माइनस Q आवेश है। अच्छा इस पर प्लस Q आवेश है और इस पर माइनस Q आवेश है और इस चालक का क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसकी लंबाई क्या ले रहा हूँ मैं इस चालक की L ले रहा हूँ। अच्छा दोस्तों जैसे ही आपने इसे बैटरी से जोड़ा तो इसके चालक के विपरीत में यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम ले रहे हैं E, विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आइए दोस्तों करते हैं। माना चालक की लंबाई L, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको ले रहा हूँ A, चालक का संपूर्ण आयतन V बराबर, जब क्षेत्रफल को और लंबाई से आपस में गुणा करते हैं तो आयतन प्राप्त होता है। अब लिख लेते हैं चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त
इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको मैं स्मॉल n ले रहा हूँ। अब निकाल लेते हैं दोस्तों चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसको मैं कैपिटल N से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, लेकिन जब मैं इसको संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालूंगा तो इसके आयतन से गुणा कर दूंगा, तो NaL है। अब निकाल लेते हैं चालक के संपूर्ण आयतन में कुल आवेश, इसको मैं कैपिटल Q मान ले रहा हूँ। Q बराबर फार्मूला होता है Ne, Q बराबर N का मान यहाँ से उठा कर रखो। अब निकाल लेते हैं चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर Q अपान, इसको कैपिटल Q अपान T ले रहा हूँ। इस समीकरण से 1 से उठा रहा हूँ, NaLe और T, NaLe। अच्छा, T बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है यहाँ पर? चालक की लंबाई है L। अच्छा, चाल क्या होगा दोस्तों? क्योंकि जब आप चालक को बैटरी से जोड़ देते हो तो चालक के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और जिस वेग से गति करते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, Vd। यहाँ पर NaLe, T के दर पर दोस्तों हम L अपान Vd रखेंगे। L से L कट गया तो ऊपर जाएगा, फार्मूला होगा NeAVd। धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यही अनुगमन वेग दोस्तों, यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध होता है दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।